सो वन फाइन मॉर्निंग मैंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी फेसबुक पे एक पोस्ट करके कि अगर इस पोस्ट पे 100 लाइक आ जाते हैं तो मैं बाईपन भारी देवा रिव्यू करूंगा। एंड एज एक्सपेक्टेड मेरे दोस्त इतने हरामी है कि उन्होंने पोस्ट शेयर की, उसको लाइक किया, दे मेड श्योर इट गॉट 100 लाइक्स और लाफ रिएक्ट्स भी थे उसके ऊपर। तो मैं सोच रहा था कि यार मैं टेक्निकलिटी पे मैं बोल दूंगा कि भाई लाफ रिएक्ट डजंट काउंट, मुझे तो लाइक ही चाहिए था, बट समहाउ अराउंड 200 लाइक्स आ गए उसके ऊपर। एंड अब पीछे पड़ गए लोग मेरे कि अब तो रिव्यू करना पड़ेगा। तो हियर इट इज, आप लोगों की वजह से मुझे देखनी पड़ी फिल्म बाईपन भारी देवा। मुझे बिल्कुल मेरी लिस्ट पे थी नहीं ये इस महीने में जो रिव्यू करने वाला हूँ, बट बिकॉज ये हो गया अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के इतने लाइक्स आ गए, तो नाउ आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। तुम्हारे लिए कर रहा हूँ कुत्तों, कोई शौक नहीं है मुझे। और इस रिव्यू में स्पॉयलर्स होने वाले, तो अगर आपने फिल्म देखी है या यू जस्ट डोंट केयर अबाउट द स्पॉयलर्स तो ही इस रिव्यू का आगे सुने। सो स्पॉयलर्स अहेड एंड शुरू करते हैं फिर। तो ट्रेलर में जैसा हमने देखा था उससे बहुत अलग नहीं है स्टोरी जो ट्रेलर में है। इट इज वेरी मच एक्ट बाय एक्ट ही ट्रेलर बनाया है उन्होंने कि इसी प्रोग्रेशन में फिल्म मूव करती है। केदार शिंदे ने डायरेक्ट की ये फिल्म। और फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई स्टार्ट द रिव्यू, ये फिल्म बहुत अच्छी चल रही है और इट इज ब्रेकिंग रिकॉर्ड्स ऑलमोस्ट एवरी डे। इसने अभी हाईएस्ट सिंगल डे कलेक्शन रिकॉर्ड किया अभी ऑन इट्स सेकेंड संडे, जो 6 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। एंड इट इज सिटिंग राइट नाउ आई थिंक ऑन 27 करोड़ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एज अ मूवी गोअर आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट कि एक मराठी फिल्म को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। फिल्म के बारे में जो भी बोलूंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ये जॉनर ही नहीं पसंद है। ये जो सूडो फेमिनिज्म या मॉडर्न फेमिनिज्म वाली जो फिल्में होती है, चिक फ्लिक तो नहीं बोल सकते इसको, आंटी फ्लिक बोल सकता हूँ मैं, क्योंकि उन्होंने उसी डेमोग्राफिक को टारगेट करके बनाई है ये फिल्म जो 40+ औरतें हैं वहाँ से आगे की। एंड प्रॉप्स टू केदार शिंदे, क्योंकि मैं ऐसा रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले पाता। अगर मैं एक फिल्म मेकर होता, मैं कभी नहीं सोचता कि भाई मैं 40 के ऊपर वाली हाउसवाइफ्स के लिए या वर्किंग वुमन जो भी हो उनके लिए मैं कभी फिल्म बनाऊंगा और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि वो आके मेरा थिएटर भरेंगी और मैं इतने बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ूंगा। तो प्रॉप्स टू हिम, दैट्स वाई ही इज मेकिंग फिल्म्स देयर। और मैं 100 लाइक्स के लिए यहाँ पे रिव्यू कर रहा हूँ। सो ये चीज़ तो सही लगी मेरे को कि भाई हिम्मत तो दिखाई आपने। 2020 में बनी थी ये फिल्म, आई थिंक किसी वजह से रिलीज नहीं हो पा रही थी तो उन्होंने फिल्म जियो को बेची। बाद में जियो ने इसके बड़े पैमाने पे रिलीज़ किया। इस फिल्म की जो मार्केटिंग हुई है ना वो बहुत बढ़िया तरीके से हुई है। मतलब आई थिंक वो टारगेटेड मार्केटिंग है कि थिएटर पे मैं भी जब गया था तब वहाँ पे औरतें येलो साड़ीज पहन के आई हुई थी, गॉगल्स पहने हुए थे उन्होंने। एंड आई डोंट थिंक ये ऑन इट्स ओन हो रहा है कि घर से लोग सोच के जा रहे हैं कि हम लोग मैचिंग साड़ियाँ पहन के जाएंगे या ऐसे गॉगल्स पहनेंगे जैसे इन हीरोइनों ने पोस्टर्स पे पहने। तो आई थिंक ये भेजे हुए ही लोग हैं, पेड क्राउड है वो उतने जो 10-12 लोग जो जा रहे हैं फिल्में देखने के लिए, आई थिंक। एंड इट इज़ वर्किंग वंडर्स, क्योंकि अगर मैं ये वायरल मार्केटिंग के बारे में नहीं पता चलता मुझे कि इतनी बड़े पैमाने पे औरतें जा रही है फिल्म देखने के लिए, तो शायद मुझे इंटरेस्ट नहीं होता है फिल्म देखने में। एंड आई एम श्योर काफ़ी सारी औरतें इसी वजह से फिल्म देखने के लिए आई है, क्योंकि मुझे तो कहीं कोई पोस्टर या ट्रेलर्स देखने के लिए नहीं मिले थे। मुझे सिर्फ जब ये माउथ पब्लिसिटी होने लगी फिल्म की उसके बाद ही मुझे पता चला कि ऐसी कोई चीज़ रिलीज़ हुई है और इतनी हाउसफुल चल रही है। पुणे मुंबई में तो वीकडेज पे भी शोज फुल चल रहे हैं। सो प्रॉप्स टू द मार्केटिंग टीम, उन्होंने क्रैक कर लिया अच्छे तरीके से कि कैसे फिल्म मार्केट करनी होती है, विच इज़ समथिंग मराठी सिनेमा ऑलवेज लैक्स। एनीवेज, तो फिल्म की बात करते हैं। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा है फिल्म, लेट मी काउंट, कितनी बहनें, 1 2 3 4 5 6 बहनों के बारे में ये कहानी है जो 40 से प्लस के एज ग्रुप में है अभी। एंड वन ऑफ देम, शशि, जो मेन कैरेक्टर है फिल्म का, उनको एक आइडिया आता है कि कोई मंगला गौर करके कंपटीशन हो रहा है, उसमें उन्हें पार्टिसिपेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये मंगला गौर वगैरह ये जो भी कस्टम्स होते हैं मुझे बहुत चिढ़े इन चीज़ों से। आई जस्ट कांट स्टैंड इट। इट्स नॉट अ रिलीजियस थिंग, मुझे बस बहुत इरिटेटिंग लगती है चीज़ें, इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं था इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद भी। तो शशि का जो कैरेक्टर होता है, उसकी जो बेटी है उसे उसकी सास बहुत पसंद है। शी इज़ अ मैरिड गर्ल एंड उसे उसकी सास उसकी माँ अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करती है। वो उसे अपनी माँ समझती है बेसिकली, और उससे जेलस होके, क्योंकि उसकी सास भी उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है, इसलिए शशि डिसाइड्स कि भाई मैं भी पार्टिसिपेट करूंगी अपना टीम ले जाकर। एंड बिकॉज वो कोई टीम फॉर्म नहीं कर पाती, शी डिसाइड्स कि अब मेरी तो 5 बहनें हैं, मैं इनके साथ ही जाके टीम बना लूंगी। एंड कैसे वो उसकी बहनों को असेंबल करती है, अवेंजर्स को,
और किस तरह का टर्मोइल है उन लोगों में कि सारी ही बहनों की एक दूसरे से नहीं बनती, उन्हें एक दूसरे से कुछ प्रॉब्लम है या उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, एंड हाउ दे कनेक्ट, हाउ दे बॉन्ड ओवर द टाइम जब वो प्रिपेयर कर रहे हैं इस कंपटीशन के लिए. दैट इज़ द स्टोरी ऑफ बाईपन भारी देवा. तो वन बाय वन डाइसेक्ट करने की कोशिश करेंगे फिल्म में क्या हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा इस तरह की फिल्मों से एक बेसिक प्रॉब्लम होता है कि देयर इज़ नो कल्चरल डाइवर्सिटी. अब यहाँ पे तो ठीक है, समझो सगी बहन है तो हम कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं दिखा सकते यहाँ पे, वो सारे एक ही कास्ट क्रीड के होंगे. बट फिर भी एक बहन थी कोई जिसने भाग के शादी की हुई थी, आई थिंक साधना ने. वहाँ हम कुछ दिखा सकते थे कि भाई चलो मुस्लिम फैमिली में शादी कर लिया, क्रिश्चियन फैमिली में शादी कर ली. बट नहीं, वही चीज़ें हो रही है कि अपना ही रिलीजन, उसी पे फोकस किया जा रहा है, अपना ही कल्चर दिखाया जा रहा है. मराठी फिल्म मेकर्स डोंट वांट टू स्टेप आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन कि जाके कोई और कल्चर स्टडी करे या उसे फोकस में लाने की कोशिश करे. बस अपने घर में जो हो रहा है वही चीज़ें दिखाई जा रही है साल दर साल. ये मेरा हमेशा का प्रॉब्लम है. जिम्मा में तो बहुत ही इजी थी ये चीज़ करना कि भाई किसी अलग फैमिली या अलग रिलीजन के बैकग्राउंड की औरत को आप दिखा सकते थे वहाँ पे, बट नहीं, करना ही नहीं है हमको. वी आर सो लेजी कि मेरी घर की औरत जैसी मुझे वैसी ही दिखानी है, उसी रिलीजन की दिखानी है. अब मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, आपको पता है सबको मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे अगेन नो कल्चरल डाइवर्सिटी. नेक्स्ट थिंग इज, जैसा हर चिक फ्लिक में या ये फेमिनिस्ट फिल्मों में होता है कि एवरी मैन इज अ डूश बैग इन दिस फिल्म. लाइक वो सिर्फ जया का जो हस्बैंड था, दैट वॉज अ जेंटलमैन. एक ही इंसान, एक ही मर्द अच्छा है इस स्टोरी में, बाकी तो सारे सब निकम्मे हैं, मेल शॉविनिस्ट है, पेट्रियार्क्स है. किसी को घर की जिम्मेदारी नहीं लेनी है, किसी को पेट्रियार्की मेंटेन करके रखनी है, कोई बॉसिंग कर रहा है अपनी बीवी पे. मतलब डिस्पिकेबल ह्यूमन बींग्स. माहिरची साड़ी वाला जो फॉर्मूला होता है, भाई औरतें रोए जा रही कि मेरी लाइफ में ये हो गया वो हो गया, जबकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स दीज वुमन आर एट फॉल्ट. इस चीज़ के बारे में अब मैं बात करने वाला हूँ डिटेल में. एक एक करके जाएंगे, एक एक कैरेक्टर पे. मैंने नोट्स लिख के रखे इनके क्योंकि मुझे पॉसिबल ही नहीं था विदाउट नाम और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के. शशि का जो कैरेक्टर है, जिसको उसकी बेटी की सास से प्रॉब्लम है, व्हाट अ टेरिबल ह्यूमन बीइंग दिस वुमन इज. के इसकी बेटी की जो सास है वो उसे बेटी की तरह पाल रही है, उसकी बेटी को, एंड शी हैज़ अ प्रॉब्लम विद दैट कि मेरी बेटी अब मुझसे दूर जा रही है, उससे उसकी सास से ज़्यादा लगाव हो रहा है. अरे भाई साहब, आपने बेटी बिहाई है उसके घर पे. दिस इज़ व्हाट शी इज सपोज टू डू. अगर उसकी सास उसको बेटी की तरह पाल रही है तो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मुझे ना घिन है इस तरह की औरतों से जो अपनी बेटियों को शादी के बाद भी चिपक के रहती है और एंड दे एक्सपेक्ट कि भाई शादी के बाद भी हमारी बेटी वैसे ही बिहेव करे हमसे जैसा वो पहले किया करती थी. अब हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया, शादी करके दे दिया आपने उसको. अब वो उसका घर है, वो उसकी फैमिली है, अब वो उनके साथ अच्छा रह रही है, उनका इक्वेशन अच्छा है, तो तकलीफ क्या है तुमको? हर जो प्रॉब्लम खड़ा करती है फिल्म, दिस सॉल्व इट बाय द एंड. दैट्स ओके, दैट्स गुड. बट वो भी गलत तरीके से फिनिश करती है, मुझे ऐसा लगता है. जैसे अभी केतकी का कैरेक्टर है. केतकी इज दैट वुमन जो वो शो ऑफ वाली जो औरत है, जिसका पति उसको बोलता है कि भाई तुमने 4 बार फोन घुमा दिया. वो उसको बोलता है कि अब अगला फोन तू अपने जेब से खरीद, अपने पैसे से. एंड उसके दिल को बहुत लग जाती है. और किसी जब दारू पीते ये औरतें, तो वो बोलती भी है कि मेरे घर में मेरी कोई इज्जत नहीं क्योंकि मैं कमाती नहीं हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, तुमने 4 फोन घुमाए हैं और नॉट ऑर्डिनरी फोन्स, तुमने आईफोन्स घुमाए हैं. भाई मैं तो डिवोर्स दे देता ऐसी औरत को, 4 आईफोन जो घुमा देती. डू यू अंडरस्टैंड हाउ मच एन आईफोन कॉस्ट? तो ये बिल्कुल भी वो आदमी, ही वॉज विद इन हिज राइट्स. अगर उसको गुस्सा आ रहा है कि भैया मैं मेहनत कर करके पैसे कमा रहा हूँ और ये औरत कैजुअली आईफोन्स घुमा रही है, वो नोकिया 3310 भी नहीं है कि भैया ठीक है घूम गया, आईफोन घुमा रही है. व्हाट इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर. अब उस पर उसके पति को गुस्सा आ गया तो क्या बड़ी बात है इसके अंदर. और ये औरत को इतना शो ऑफ करने की आदत है कि पहली जब उसकी गाड़ी की पूजा हो रही है एंड सामने से गाड़ी पास करती है तो शी सेज कि वो गाड़ी खरीदेगा. अरे तेरे बाप का पैसा है, तू कमा के लाना कुछ 2 रुपए. इसको बोलने को क्या लग रहा है कि भैया ये गाड़ी खरीद लेते, 5.5 लाख का हमने टूर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया. शो ऑफ, हर चीज़ में शो ऑफ है इस औरत का. और फिर अगर मर्द सामने से बोल दे कि तूने आईफोन घुमा कैसे दिया, इतना फ्रेजाइल ईगो कि औरत घर से निकल गई, बोलती अब तो मैं कमा के ही वापस आऊँगी. वाह भाई वाह, इतने सालों से तेरा पति खिला रहा है तेरे को, उसके पैसों पे तू ऐशो आराम कर रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं. उसने एक बार बस बोल दिया है कि तूने 4 आईफोन घुमा दिए, अब तू अगला फ़ोन तेरे पैसे से खरीद ले. कौन सी बड़ी बात हो गई? कौन सा आसमान टूट गया था इसके ऊपर? व्हाट अ टेरिबल वुमन, माय गॉड. उसके बाद चारू का जो कैरेक्टर है, बट चारू और साधना जो है
वो एक ही ऑफिस में काम करते हैं। एंड द स्टोरी इज कि साधना बड़ी बहन है, लेकिन उसने चारू को नौकरी में लगाया था और चारू बाद में प्रमोट होके साधना की ही बॉस बन जाती है। तो शुरुआत में एक सीन होता है कि साधना को चारू जो उसके केबिन में बुलाती है एंड वो बोलती है उसको कि कुछ गलती की होती है उसने काम में, अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या किया था। एंड शी सेज के ये फिक्स करके लाओ तुम। तो साधना पूरा फैमिली मोड में ही चली जाती है, तुम मुझे ऑफिस में साधना क्यों बोलती हो, दीदी क्यों नहीं बोलती, मेरे काम में गलती क्यों निकाल रही हो। अरे भाई ऑफिस है, ये पगार मिल रहा है तुमको काम करने का, वहाँ पे आके क्या तुम घर की बातें बता रहे हो कि मेरे को घर पे डब्बे बनाने पड़ते, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। मत आओ काम पे, घर बैठो, किसी ने इनविटेशन दिया है क्या तुमको। अब सही तो बोल रही है चारू उसको कि भैया ये काम ठीक से करो, तुम फिक्स करो इस चीज को, और ये मेरे को दीदी बोलो, ये करो वो करो। अरे भाई घर थोड़ी ये, सही तो बोल रही है वो, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। अब तुम्हारी बहन है तो वो क्या काम ना कराए तुमसे, फुकट का पगार दे तुमको। उसके बाद पल्लवी का जो कैरेक्टर है जिसका डिवोर्स हो रहा है, दैट वुमन टू। एक तो मुझे इस फिल्म में लोगों के एज ग्रुप समझ ही नहीं आए, हु इज सपोज टू बी व्हाट एज, मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। वो जो औरत है 4 टाइम आईफोन लूजर केत की, अब उसका हस्बैंड काइंड ऑफ यंग दिख रहा है, तो अभी वो 30s में है, 40s में है, या उसका मर्द जो है वो डाई करा रहा है बालों को, बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहा है, मुझे उसका एज ग्रुप ही नहीं समझ आ रहा। अभी चारू जो है ठीक ठाक 30s की औरत लग रही है, वो बोल रही है कि मैं तो अभी 41 हुई हूँ रिसेंटली, उसका हस्बैंड भी अच्छा खासा यंग है। तो मुझे एज ग्रुप समझने में ना बहुत तकलीफ हो रही थी इस फिल्म का। पल्लवी का जो कैरेक्टर है, उसके हस्बैंड का कहीं और अफेयर चल रहा है और उसने डिवोर्स के लिए फाइल किया है, एंड पल्लवी डजंट वांट टू लीव हिम। वो चाहती है कि वो वापस आ जाए उसका पति समहाउ, एंड उसके लिए वो जाके उसकी गर्लफ्रेंड से भी मिलती है, और उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि तुमने कब अपने हस्बैंड को हंसते हुए देखा था, क्योंकि ही वॉज मिजरेबल विथ यू, और मेरे साथ वो हमेशा हंसता है एंड ही इज़ हैप्पी विथ मी। बहुत अच्छी रीजनिंग लगी मुझे कि ठीक है भाई, कोई रिश्ता काम अगर नहीं कर रहा है तो ख़त्म करो उसको, क्यों चिपक के बैठना इसको। बट ये पल्लवी ऐसी औरत ही भाई, ये तो बोल रही है कि तुमने कैसे ही मेरे पति को ये कर लिया, और मेरे पास वो रोता था, ये करता था, वो कौन सी सिगरेट पीता है मुझे पता है, ये है वो है, एंड शी इज़ ऑल बैशिंग दिस वुमन कि भाई तू कहाँ से आ गई और तुझे कुछ पता नहीं है, मैं बहुत प्यार करती हूँ। अरे ठीक है तुम प्यार करती हो, बट तुम्हारे हस्बैंड को नहीं चाहिए हो ना तुम, तो बात खत्म हो गई। तुम्हारा रिलेशनशिप अगर नहीं वर्कआउट हो रहा है तो छोड़ दो ना उसको। इसको एंड में वो रिजॉल्व करते हैं, वो छोड़ देती है अल्टीमेटली अपने पति को, बट वहाँ पे भी इतना बिटरली कि वो उसको मेकअप का सामान गिफ्ट करती है, बोलती है अपना खूबसूरती की अपने केयर करो वरना ही छोड़ के चला जाएगा। अरे भाई हो गया है ना तुम्हारा, तुम डिवोर्स दे रही है ना उसको, तो वो देख लेगी अपना अपना, उसको छोड़ता है रखता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, वो उसका लुकआउट है ना। तुम छोड़ने आए हो ना, बड़ा यू आर बीइंग द बिगर पर्सन ना, तो बी ए बिगर पर्सन। वहां आके फालतू डायलॉग बाजी करने की क्या जरूरत ही क्या थी तुमको। अच्छे नोट पे भी छोड़ सकते थे, यू कुड हैव बीन फ्रेंड्स आफ्टर द डिवोर्स एज वेल। बेटा है तुम्हारा जो फॉरेन में पढ़ता है, और फॉरेन में पढ़ने के बाद भी उसे पता नहीं कैसे टीवी पे क्या चल रहा है इंडिया में वो पता होता है। तो थोड़ा इसकी बात करते हैं स्टोरी की, या किस तरह से फिल्म प्रोग्रेस करती है। फर्स्ट हाफ आई थॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग था, मुझे अच्छा लगा, बट सेकंड हाफ में बहुत ही रोना धोना स्टार्ट हो गया, और वो बट टिपिकल वो इंडियन औरतों वाली कहानी बन गई है डेली सोप के, भाई इतना ही अत्याचार हो रहा है हमारे पे, इतने ख़राब लोगों के साथ है हम, बाय गॉड मेरी तो ज़िंदगी ही ख़राब हो गई। वो वाले जोन में जो चली जाती है ना स्टोरी, इट बिकम्स वेरी इरिटेटिंग आफ्टर दैट, एंड बस रो रहे सब लोग, एंड आई गॉट तो बोर्ड के भाई करो कुछ, एंड वीमेन आर वीपिंग अराउंड मी, और सिस्किया दे रही है औरतें इस तरह की आवाज़ें आ रही है, एंड आई एम लाइक अरे क्या पका रहे पैंड। तो सेकेंड हाफ जो है ना मेरे को बहुत ही बोरिंग लगा, वरना फर्स्ट हाफ तक इट वॉज क्वाइट एंटरटेनिंग, जब तक वो लोग असेंबल हो रहे थे या वो डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे वगैरह, वो चीज़ें ठीक लग रही थी मुझे, इंटरेस्टिंग लग रही थी। ऑल्सो कुछ ऐसी चीज़ें होती जिनका कोई मतलब ही नहीं फिल्म के अंदर। जब पहली बार साधना शशि के घर पे आती है, एंड शशि का घर जो है वहाँ से वो ये दिखता है बैंड्रा वाली सीलिंग, एंड शी इज़ लाइक वाह व्हाट अ साइट है, क्या दिखता है तेरे घर की यहाँ से, यहाँ कितना टाइम पास हो सकता है। एंड आई एम लाइक इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों बताई जा रही है ये चीज़। हवाई शी इज सो मेस्मराइज्ड टू सी द बैंड्रा वाली सीलिंग। वो गोवा में रहती है, वो प्रॉबेबली एक सी फेसिंग बंगलो में रहती है, उसको क्या मज़ा आ रहा है उसको बैंड्रा वाली सीलिंग देख के। अब शशि बोलती है ठीक है मैंने तुझे बुलाया था घर पे इसीलिए, तू आई नहीं मेरे घर पे, तो ठीक है शायद वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे वो कि भाई हम मिलते जुलते नहीं एक दूसरे से, बट कंप्लीटली अननेसेसरी सीन। साधना जो है
वो उसके घर से निकलती है, तो उसके ससुर से जब वो बात करके निकलती है घर के बाहर, तो वी कैन क्लियरली सी देयर इज नो बैंडेज ऑन हर आर्म। एंड जब अगला सीन जब आता है, जब वो मुंजे का कार्यक्रम होता है, मुंजे तुम गूगल कर लो जो हिंदी लिसनर्स सुन रहे वो, तो उसमें जो है उसके हाथ में समहाउ बैंडेड लगी हुई है। अब वो आई थिंक वो रियल लाइफ इंजरी रही होगी और उन्हें पॉसिबल नहीं था उसके बिना शूट करना, तो उन्होंने वो डायलॉग्स के अंदर डाल दी वो चीज़ कि देखो उसके हाथ पे बैंडेड लगी हुई है लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हो रहा है, वातावरण उसका उत्साह कम नहीं हो रहा है। एंड आई एम लाइक ऐसा क्या हो गया 15-20 मिनट की जर्नी में कि घर के अंदर से जब निकली थी तब इसके हाथ पे बैंडेड नहीं थी, अब ये जब इस प्रोग्राम में आ गई तो सडनली इसके हाथ में बैंडेड है। अब तुम्हारे पास जब इतनी फोरसाइट थी कि तुमने डायलॉग में एक्सप्लेन कर दिया ये बैंडेड पहन के आई है, तो तुम एक रीजनिंग भी दे सकते थे ना वहाँ पे कि आते आते गिर गई, फिसल गई, कुछ हो गया, मुझे बैंडेड लगानी पड़ी, ऐसा कुछ कर सकते थे ना तुम। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि ये लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उस कंपटीशन से, पहुँच नहीं पाते इन टाइम, तो उनको निकाल दिया जाता है। और ये लोग औरतें रात में दारू पीती है और रेलवे स्टेशन पे जो है वो डांस करती है, वो पिंगा करके दिखाती है, एंड दैट वीडियो गोज वायरल एंड उन लोगों को फिर उस कंपटीशन में वापस बुलाया जाता है। तो पल्लवी जिसका बेटा फॉरेन में है, इसकी बात कर रहा था मैं कि वो सपोजिटली फॉरेन कंट्री में रहता है, वो अब कौन सी कंट्री में रहता है, क्या टाइम जोन है उसका, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं किया, बट वो जो है फेस टाइम करता है उसकी माँ को एंड उसको बोलता है मॉम यू आर फेमस, टीवी चालू कर। अरे तू फॉरेन में रहता है भाई, इंडिया की टीवी पे क्या चल रहा है तुझे क्या पता है? एंड हर टीवी चैनल पे दिख रहा है क्या? और रैंडमली वो बोल रहा है टीवी ऑन करो, जैसे हर चैनल पे उसकी माँ की ये चल, मोदी है क्या तेरी मम्मी, हर टीवी चैनल पे दिख रही है क्या वो पैड। और एक सीन है आगे, उसमें ये जो केतकी है 4 टाइम आईफोन लूजर, वो क्या करती है कि खुद से ही ब्लाउजेस और ज्वेलरी वगैरह वो खरीदने का ये दे देती है कि भाई ये जो रेंटल है हम वो यूज़ नहीं करेंगे, मैंने ऑर्डर दे दिया है या उनको जाके खरीदना है, ऐसा कुछ। एंड फिर जो बाकी की बहनें होती है, चारू हो गई, साधना हो गई, दे टेक अपोजिशन टू दैट कि भाई ऐसे कैसे तुमने खुद से डिसाइड कर लिया, अब इसके पैसे कौन भरेगा वगैरह वगैरह। एंड दैट सीन जस्ट एंड्स आफ्टर दैट। तो पर्पस क्या था उस सीन का, क्यों आईफोन लूजर ने वो चीज़ करी थी? मुझे लगा था वो बिल पे करने वाली इन सब लोगों का। एंड स्पेशली जब तुम्हारे मर्द ने तुमको इसलिए घर से निकाल दिया है कि तुमने 4 आईफोन घुमा दिए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अभी तुम आईफोन 11 की ऐड देख रहे हो पेपर के अंदर, तुमको वो फोन खरीदना है, तो तुमको इतने खुजली क्यों है कि भैया मैं नए कपड़े खरीदूंगी, मैं नई ज्वेलरी खरीदूंगी, जो मिल रहा था उससे क्यों नहीं काम चलाया तुमने? हाउ डज इट एड्स टू द स्टोरी, हाउ इट प्रोग्रेसेस द स्टोरी। इनको बस वो डाइवर्जन क्रिएट करना था कि जया को और शशि की बेटी को अकेला रखना था, इसलिए कुछ डाइवर्जन घुसा दिया उसमें। एंड इट कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट कि ये केतकी का जो कैरेक्टर है उसका पूरा कॉन्फ्लिक्ट ही ये है कि वो पैसे नहीं कमाती है एंड शी शुड लर्न दैट, शी शुड लर्न द वैल्यू ऑफ मनी ना। इंस्टेड वो तो और खर्चे बढ़ा रही है इन लोगों के, उनके भी खर्चे बढ़ा रही हो जिनके पास ऑलरेडी पैसे नहीं है। तो आई डोंट अंडरस्टैंड उसका पॉइंट क्या था। उसके बाद फिर एक बड़ा ही वाहियात सीन होता है जिसमें जो चारू है, जिसका हस्बैंड ने बहुत लोन उठाया हुआ है और वो लोन पे नहीं कर पा रहा है, ही इज़ कम्प्लीटली इररिस्पॉन्सिबल, वो हमेशा गेम वगैरह खेलता रहता है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं उसकी फैमिली की। एंड चारू फाइंड्स आउट कि उसको मेनोपॉज हो गया है एंड शी सेज आई एम जस्ट 41 ईयर्स ओल्ड। एंड अब समझदारी की बात तो ये होती कि भाई अपने पति को कोने में लो और उसको समझाओ कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, मेरे को मेनोपॉज हो गया है, मैं लाइफ एंजॉय नहीं कर पा रही हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपना फेयर शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ आप। बट नहीं, ये तो फेमिनिस्ट की पिक्चर है भाई साहब, ऐसे कैसे होगा? घर की बात घर में कैसी होगी? घर की बात तो माइक पे होगी 40 लोगों के साथ में, जहाँ मेरे ऑफिस के लोग आए हुए हैं, प्रॉबेबली उसके दोस्त आए हुए हैं, उसके ऑफिस के लोग आए हुए हैं, कलीग्स आए हुए हैं, रिश्तेदार आए हुए हैं। अब तो ग्रैंड बेइज्जती होगी, अब तो पब्लिक में होगा 5-14, या तो होगी ही नहीं बात, तो और चढ़ जाती है माइक पे और वहाँ जाके फिर ज्ञान पेलना शुरू करती है कि मुझे इसका स्ट्रेस है, मुझे उसका स्ट्रेस है, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, मेरा पति कुछ नहीं करता, मेरे को मेनोपॉज हो गया है, मैं तो लाइफ ही एंजॉय नहीं कर पा रही। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। उस केटरिंग वाले को भी पता चल गया जो गुलाब जामुन बांट रहा था उस दिन कि इस औरत को मेनोपॉज हो गया है और इसके हस्बैंड के साथ बनती नहीं है। क्या जरूरत थी पब्लिकली एड्रेस करने की इस चीज को? हस्बैंड वाइफ हो, बेडरूम में जाके आप डिस्कस कर सकते थे ना इस चीज को मैच्योरिटी के साथ। बट नहीं, हम 80 तो फेमिनिस्ट हैंगे, 80 तो पब्लिक विच गदारोड़ करेंगे। तो इस सीन के बाद चारू जो है भाग के कार में चली जाती है एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग। अब उसको बेचारी को प्राइवेट टाइम चाहिए भाई, इतनी बड़ी चीज हो गई उसके साथ में, शी नीड सम टाइम
टू रिकवर। बट उसकी जो बहन है साधना, जो गान कोकिला है उनकी फैमिली की, वो आके उस कार में बैठ जाती है एंड शी स्टार्ट्स सिंगिंग। एंड मैं जो हंसना शुरू किया वहाँ पे, आई वाज लाइक इज दिस सपोज टू बी फनी? बट क्योंकि उसकी बहन भी बोल रही है उसको नको गाओ ना, मत गा, तू यहाँ पे क्या कर रही है तू। आई वॉज ऑल्सो फीलिंग द सेम कि भाई इतना इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ का इमोशनल मोमेंट चल रहा है, तू गाने क्या गा रही है यहाँ पे आके। मुझे वो जाऊंदाना बाड़ा साहब में भी एक कैरेक्टर था ऐसा, जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड डांसर थी वो, कि उसे लगता था मैं बहुत अच्छा गाती हूँ एंड वो कहीं डांस करती हूँ, और वो कहीं भी डांस करना स्टार्ट कर देती थी। ये औरत भी उसी टाइप का लग रहा था मेरे को, कहीं भी गाना शुरू कर दिया है इसने, बेचारी रो रही है, उसको उसका टाइम भी नहीं लेने दे रही। शी वॉज लाइक हाँ देखो लता मंगेशकर, आई एम द लता मंगेशकर, रो कैसे रही है तू, मेरे को बैकग्राउंड में गाने तो दे तेरे लिए। अब केतकी जो है 4 टाइम आईफोन लूजर, उसका पति और उसका रिजॉल्व होता ही नहीं है। इट हैपन्स बिहाइंड द सीन्स कि वन फाइन नाइट हर हस्बैंड डिसाइड्स कि भैया अब तो मैं सुधर गया हूँ, मेरे को मेरे औरत पे बहुत प्यार आ रहा है, और वो टेम्पो ट्रैवलर लेके पहुंच जाता है और बस दे गेट अलॉन्ग। भाई उनके इश्यूज वगैरह सब रह गए बाजू में कि भैया आईफोन का क्या हुआ, तू ओवर एक्सपेंड करती है, तू शो ऑफ है, या उसको उसके पति के साथ जो प्रॉब्लम है कि मैं काम नहीं करती इसलिए तुम मेरी बेइज्जती करते हो, कुछ भी नहीं, कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं, बस आ गई ट्रैवलर, आ गई, बैठ के निकल गए उसके साथ में। ऑल्सो ये चारू का भी जो चक्कर था, हर होल डील वॉज दैट उसका पति इररिस्पॉन्सिबल है। तो इसका कोई रिजॉल्व होना चाहिए ना, कि उसके हस्बैंड को भाई इतना 4 लोगों में तमाशा होने के बाद, जब गुलाब जामुन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले केटरर वाले को भी पता चल गया कि इसको मेनोपॉज हो गया है, वो आके कन्फ्रंट करे अपनी बीवी को, कंफर्ट करे उसको कि ठीक है भाई अब मैं आज से गधा मजदूरी करना चालू कर दूंगा तेरे लिए, क्योंकि तूने पब्लिक में मेरी बेइज्जती कर दी है, घर आ जा परदेसी, अब अपन सब ठीक करते बैठ के, अपन अच्छे से संसार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। नहीं, कुछ भी नहीं होता। हर हस्बैंड इज नॉट सीन इन द फिल्म आफ्टर दैट सीन, आता ही नहीं है वो। हम एंड में देखते हैं कि बस चारू ये कर रही है, स्विमिंग कर रही है। अब उसने क्या किया, क्या डिवोर्स ले लिया उस आदमी के साथ, क्या किया उसने उस आदमी के साथ, कैसे उसकी बनी या बिगड़ी, हुआ क्या, हमको वो तो बताओ तुम। नहीं बताएंगे ही नहीं। फिर वो मच हाइप्ड मंगला गौर डांस सीन होता है, जो सॉन्ग है एंड में, एंड इट वाज सो अनकंफर्टेबल टू वॉच, क्योंकि क्या अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स थे उनके। एंड दीज आर 40-50s में की औरतें, दे आर ट्राइंग टू डांस लाइक यंग वुमेन, एंड इट वाज जस्ट ऑकवर्ड टू सी, क्योंकि नहीं हो रहा था उनसे। दे ट्राइड देयर डैमडेस्ट बट नहीं हो पा रहा था उनसे, एंड इट वाज वेरी ऑकवर्ड टू सी। टेरिफिक एक्टर्स, हर एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी इस फिल्म में, बट बिकॉज ऑफ देयर एज उन लोगों से नहीं हो पा रही थी उस तरह की मूव्स, और एडिटर ने बेचारे ने अपनी पूरी जांग तोड़ के मेहनत की है कि किसी भी तरह से कट्स लगा के, अलग अलग एंगल्स लगा के उसने वो कमियां छुपाने की कोशिश की है। बट वो दिखाई देता है कि भैया ये स्टेज परफॉर्मेंस की तरह नहीं, इसको एक पॉप सॉन्ग की तरह कट किया गया है, क्योंकि ऐसे कट्स होते ही नहीं है जब स्टेज परफॉर्मेंस के जो सीन्स लगते हैं। ऑल्सो कौन जीता कौन इस कॉम्पिटिशन को, अब इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स आई अंडरस्टैंड कि भैया इट डजेंट मैटर कौन जीता, ये तो हमारी एक दूसरे की लड़ाई के बारे में था, हम एक दूसरे के हमारे संबंध जो है उन्हें रिपेयर कर रहे थे, आई अंडरस्टैंड ऑल दैट। बट कौन जीता, क्योंकि इमोशनल स्टेक यहाँ पे ये थी कि शशि की जो समधन थी वो भी इस कंपटीशन में थी और वो जीती थी पहला राउंड। तो हुआ क्या फिर, वो जीती या इन बहनों का ग्रुप जीता, कौन जीता कुछ नहीं दिखाते, डजेंट मैटर। 200 रुपये ले लिया हमने तुम्हारे टिकट के, अब फर्क नहीं पड़ता, अब नहीं दिखाऊंगा मैं कौन जीता। एंड द फिल्म एंड्स। सो मुझे ये फिल्म ठीक ठाक लगी। इट हैज इट्स मोमेंट्स के जो कॉमेडी सीन्स है कुछ अच्छे, वो दारू पीने वाला सीन अच्छा लगा मुझे। ऑल्सो बीच बीच में अच्छे, फर्स्ट हाफ तक तो प्रॉपर अच्छी है फिल्म, बट सेकेंड हाफ में बहुत रोना धोना हो गया, बहुत सेंटिमेंटल कर दिया फिल्म को। सो आई वुड से एवरेज है फिल्म। बट अगेन आई अंडरस्टैंड कि जो डेमोग्राफिक जो है जिनके लिए उन्होंने फिल्म बनाई है, जो हाउस वाइफ्स है या 40+ वुमेन जो है, उन्हें फिल्म बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि इस तरह के सब्जेक्ट्स जनरली नहीं बनते हमारे यहाँ पे। सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड अगर वो इस फिल्म को इतना चाह रहे हैं, इसको इतना रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो टारगेट डेमो ही वही है। मेरे लिए बनी ही नहीं है फिल्म, बस मेरे लिए नहीं है इसलिए मैं देखने भी नहीं वाला था। बट 100 लाइक्स वालों, अभी फोटो यहाँ से मैंने बना लिया तुम्हारे लिए रिव्यू, एंड जिनको अच्छी लगी है गुड फॉर यू, जिनको नहीं अच्छी लगी है अब तुम वीडियो शेयर करो, ये इसको फैलाओ, इसको तुम वायरल कराओ। उन्होंने
26-27 करोड़ कमा लिए। यहाँ पे मेरा चैनल भी मोनेटाइज नहीं है अभी तक, तो अभी कर दिया ना तुम्हारे लिए रिव्यू, अब इसको स्प्रेड करो, अब इसको भी तुम लोग शेयर करो अपने अपने वॉल पे, जैसे तुमने सुबह शेयर किया था मुझे रिव्यू बनाने के लिए मजबूर करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस रिव्यू। देखते रहिए द मोस्ट रैंडम, इनकंसिस्टेंट एंड लो एफर्ट मूवी रिव्यू चैनल एवर .png पिक्चर्स, और याद रखिए अपलोड कभी भी हो सकता है या कभी भी नहीं।